हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है कातिलो। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को देखते हैं जो एक कार से कहीं जा रही होती हैं और इस कार में गांव का मुखिया बैठा था। तभी मुखिया की नीयत डगमगाती है। वो पिछली सीट पर बैठी एक लड़की को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तब लड़की को ये बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में चीखती है, गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारी गाड़ी में एक पल भी नहीं रहना। मुखिया हड़बड़ाकर गाड़ी रोकता है तो वो लड़की उस अंधेरी रात में ही गाड़ी से उतर जाती है और पैदल ही अपने घर की तरफ चल देती है। फिर वो घर पहुंचती है, राहत की सांस लेती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। तो उसे लगता है कि वो एकदम सेफ है, लेकिन उसे पता नहीं था कि मौत उसके दरवाजे पे आ चुकी है। तभी अचानक कमरे में एक अनजाना साया दिखाई देता है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, वो दरिंदा उस पर टूट पड़ता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। सुबह जब उस लड़की की सहेली उसे देखने आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने उसी लड़की की लाश पड़ी थी और उसके बालों में चमेली के फूल लगाए गए थे और पास में एक घुंघरू भी पड़ा था। ये देखकर उसकी सहेली की रूह कांप जाती है। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाती है कि साहब, मेरी दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है, प्लीज चलिए। लेकिन पुलिस वाले तो उसकी एक भी नहीं सुनते, बल्कि इंस्पेक्टर उसे डांट कर भगा देता है। असल में दोनों लड़कियां नाचने वाली थी, इसलिए समाज में इन बेचारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये लड़की लाचार होकर रोते हुए वापस घर लौट आती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम संध्या को देखते हैं। वो एक थिएटर में है जहां काफी भीड़ है, लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भाग रहे हैं और संध्या उसी भीड़ में दबी है। तभी वो नींद से जाग जाती है और ये सपना उसे अक्सर परेशान करता है, जैसे उसकी कोई पुरानी याद हो। अब तैयार होकर संध्या अपने ऑफिस के लिए निकलती है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। ऑफिस पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी खास दोस्त और कलीग बॉबी से होती है। बॉबी जो हमेशा खुश रहती है, वो संध्या को छेड़ते हुए कहती है कि अरे संध्या, तुम कब तक अपना पॉडकास्ट शुरू करने की तैयारी कर रही हो? जिस पर संध्या कहती है कि जल्द ही शुरू करूंगी। फिर यह दोनों अपने काम पे चली जाती हैं। अब आज जब ये संध्या को जो स्क्रिप्ट पढ़ने को दी जाती है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि हम सच दिखाने की बजाय सिर्फ मसालेदार खबरें बेच रहे हैं। इसलिए वो तंग आकर अपने बॉस के केबिन में जाती है और कहती है, सर मुझे यह 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं जर्नलिज्म नहीं कर पा रही हूँ जिसके लिए मैंने ये प्रोफेशनल चुना था। तब बॉस उसकी बातों को हंसी में उड़ाते हैं और कहते हैं, देखो संध्या, इमोशन से घर नहीं चलता, हमारा मकसद सिर्फ टीआरपी और पैसा है। अगर तुम नहीं पसंद तो तुम जा सकती हो। ये सुनकर संध्या को लगता है कि अब बस बहुत हो गया, सही वक्त यही है अपनी शर्तों पर काम करने का। वो फैसला करती है कि वो ये जॉब छोड़ देगी और अपना खुद का इन्वेस्टिगेटिव पोस्टकार्ड शुरू करेगी। फिर अपने बॉयफ्रेंड अमर से मिलने आती है, जो कि कॉफी शॉप चलाता है। वहाँ पर अमर से अपनी प्लानिंग बताती है और कहती है कि बॉबी भी उसी के साथ काम करेगी। जिस पर अमर कहता है कि तुम जो सोच रही हो काफी अच्छा है। फिर जाते जाते संध्या को याद आता है कि बॉबी ने उसके झुमके नहीं लौटाए हैं। संध्या बॉबी से कहती है कि जल्द से जल्द मुझे मेरे झुमके लौटा दो, क्योंकि मुझे कल अमर के घर जाना है फैमिली मीट के लिए, इसलिए वो झुमके मुझे चाहिए। तो बॉबी कहती है ठीक है ले लेना, पर वो तो मैंने बेच दिए, और हंसते हुए वहां से संध्या चली जाती है। अब अगले दिन संध्या अपने परिवार के साथ अमर के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि अमर संध्या से 2 साल छोटा है और दूसरी जाति का है। फिर भी दोनों के परिवार वालों ये रिश्ता मंजूर है। फिर अमर के घर जाते वक्त संध्या को याद आता है कि वो बॉबी से झुमके लेना भूल गई है और उसकी दादी कहती है, मैंने तो तुम्हें इतने बड़े झुमके दिलाए, तब भी तुम इतने छोटे झुमके पहन के आई हो। वो कहती है, मैं वही काम कर रही हूँ, बॉबी को मैंने झुमके दिए थे, मैं उसको फोन कर रही हूँ पर वो फोन नहीं उठा रही है। संध्या की माँ कहती है, पहले ही देर हो चुकी है, बाद में ले लेना झुमके, अभी तो हम लोग चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि अमर के घर पर हंसी खुशी का माहौल है। अमर की माँ संध्या से कहती है, जानती हो बेटा, शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी सिमट गई है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तब संध्या उन्हें दिलासा देती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, अब हम दोनों सहेलियों की तरह रहेंगे। अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं और दोनों की सगाई हो जाती है। तभी बॉबी के घर पे काम करने वाली नौकरानी रोते हुए आती है। उसकी हालत देखकर संध्या को हाथ पांव फूल जाते हैं और वो बोलती है, क्या हुआ? वो बोलती है, जल्दी घर पे चलो बॉबी के। जैसे ही संध्या बॉबी के कमरे में कदम रखती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने बॉबी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों की लाश खून से लथपथ थी और कातिल ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा था। लेकिन संध्या की नजर में एक चीज पर रुकती है, जब बॉबी की लाश के सर पर चमेली के फूल सजे हुए थे और उसके बॉयफ्रेंड के मुंह में किसी चीज से बांध रखा था। फिर यह पुलिस आती है और जांच शुरू होती है। संध्या पुलिस को बताती है बॉबी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन पुलिस उसे सिर्फ एक गवाह मानकर वहां से भेज देती है। अब संध्या घर तो आ जाती है, लेकिन उसके मन में बार बार वही सब चल रहा था। ऊपर से जब वो टीवी ऑन करती है तो देखती है कि वही न्यूज चैनल जहाँ पे वो काम करती थी, वो बॉबी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर संध्या अपने बॉस के पास आती है,
क्योंकि बॉस ने उसे बुलाया था और बॉस को संध्या के जॉब के छोड़ने से काफी नुकसान हुआ था, इसलिए वो उसे दोबारा ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। पर संध्या साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करती है जिसका नाम चिकलो रखती है। फिर संध्या अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वो रात को चोरी छिपे बॉबी के घर में दोबारा जाती है और वहाँ के माहौल को महसूस करते हुए अपनी इमेजिनेशन से उस रात का क्या क्या हुआ था वो सब कुछ क्रिएट करती है। उसे एहसास होता है कातिल जब अंदर आया था तो उसने पहले दोनों को देखा, फिर बड़ी बेरहमी से उन पर हमला कर दिया, फिर उसने बॉबी के साथ रेप करके उसे मार डाला, फिर बड़ी तसल्ली के साथ उसके बालों में गजरा सजाया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो पुलिस की नजरों से छूट गई थी उसे संध्या पकड़ लेती है। असल में संध्या के बॉबी के साथ जो लास्ट फोटो थी उसमें बॉबी ने एक सोने की चेन और झुमके पहन रखे थे, पर वो सोने की चेन गायब थी। जरूर खूनी ने उसे चेन को चुरा लिया होगा। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर बिल्डिंग के पीछे एक कीचड़ वाला फुटमार्क भी मिला था, तो 2 क्लू अब पुलिस के पास थे। और अब संध्या बॉडी के मर्डर वाले दिन उसके घर पर चली गई थी, तब वॉचमैन को कीचड़ वाले पैर धोते हुए उसने देख लिया था, इसलिए अब संध्या का सारा शक वॉचमैन के ऊपर चला जाता है। जिसके बाद संध्या पुलिस वालों को सब कुछ बताती है और अपने पहले पॉडकास्ट में सारी बातें दुनिया के सामने रख देती है और ये न्यूज काफी ट्रेंड में भी थी, तो पॉडकास्ट भी वायरल होने लगता है। और फिर क्या था भाई, पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो जाता है। तब पुलिस जांच शुरू करती है। उन्हें पता चलता है कि 2 दिन पहले तक का यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड काम करता था, वो इस समय कुछ दिनों से गायब है। तब पुलिस उसे ट्रैक करती है और उसे पकड़ लेती है। मजे की बात तो ये थी कि उसके पास से बॉबी का नेकलेस मिल जाता है। फिर पुलिस तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। वहां पे पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने ही खून किया है, डीएनए लेकर वो फरार हो गया था, जिससे केस सॉल्व हो जाता है। संध्या भी अब शांत हो गई थी। तभी उसे गिरफ्तार किए गए सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी मिलती है और उसे भला बुरा बोलने लगती है और वो रोते हुए संध्या से कहती है कि मेरा पति चोर हो सकता है, उन्होंने शायद लालच में आकर वहां का हार उठा लिया होगा, लेकिन वो कातिल नहीं है। आपने बिना किसी पक्के सबूत के मेरे पति को फंसा दिया। ये देखकर संध्या को भी लगने लगता है कहीं उसने जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठाया और शायद असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा हो। इसके बाद संध्या यही सब सोचने लगती है, आखिर उसने क्या मिस कर दिया है। तभी संध्या को फोन बजता है और वो फोन उठाती है। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा लगा, मेरा किया हुआ काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया, बेचारे गार्ड को फंसा दिया, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं आया। क्योंकि संध्या मेरी बात सुन रही हो ना। ये सुनकर तो संध्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाती है कि यह आवाज उसी शैतान की है जिसने बॉबी को मारा है और असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है, जिसने संध्या पे नजर रखी है। फिर कातिल आगे हंसते हुए कहता है कि मुझे अंधेरा बहुत पसंद है और इसी अंधेरे में मैं एक और कत्ल करने वाला हूँ, रोक सको तो रोक लो। ये सुनते ही संध्या रात को पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। तब पुलिस तुरंत उस कॉल को ट्रेस करती है, तो वो लोकेशन एक घर की मिलती है, इसलिए पुलिस पूरी फोर्स के साथ वहाँ पहुंचती है। लेकिन वो कोई कातिल नहीं मिलता, बल्कि वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग जोड़ा रहता है। पता चलता है कि थोड़ी देर पहले कोई अनजान आदमी वहां आया था, उसने पानी पीने के बहाने उनका फोन लिया था और कॉल करके यहाँ से चला गया। यानी कातिल ब्राइस शातिर है, वो सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक चालाक शिकारी है जो पुलिस और संध्या के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। अब तो संध्या ने पक्का ठान लिया था कि वो उसे पकड़ के ही रहेगी। और फिर रात को जब वो सोने जाती है तो उसे फिर से वही थिएटर वाला सपने आने लगता है और उसे लगता है कि उसे कुछ वक्त के लिए इस माहौल से दूर जाना चाहिए। इसलिए वो अमर को साथ लेती है और शहर से कुछ दूर गोदावरी गांव के लिए निकल पड़ती है। और असल में दोस्तों वो जाने की एक और खास वजह है। एक्चुअली उसकी पॉडकास्ट सुनकर वहाँ के एक बुजुर्ग लेडी ने संध्या को मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो कातिल का पता जानती है। क्योंकि जो कुछ बॉबी के साथ हुआ है आज से कुछ साल पहले उस बुजुर्ग लेडी के साथ भी हो चुका है। एक ऐसा सच सामने आता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। वो बूढ़ी औरत बताती कि सालों पहले जब वो जवान थी उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जो बॉबी के साथ हुआ है। और यहीं से हम लोग पास्ट में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो औरत अपने घर में अकेली थी, वही आदमी घर में आया और उसने उस औरत को दबोचकर उसके साथ रेप करा। और फिर जब वो उसे मारने वाला था तो अपनी जेब से चमेली के फूल निकाले और उसके बालों में लगा दिए। तभी पालने में सो रहा उसका छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। जब वो बच्चे की आवाज सुनकर कातिल डर गया, कोई ना आ जाए, और वो वहां से अंधमारा छोड़कर उस औरत को वहां से भाग गया। अब वही बूढ़ी औरत रोते हुए बताती कि उस दिन अगर मेरा बच्चा नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होती, लेकिन समाज ने मुझे दोषी माना, मेरे पति ने मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझे घर से निकाल दिया, तब से मैं ये बोझ लेकर जी रही हूँ। ये सब सुनकर संध्या को अब पूरा पैटर्न समझ में आने लगता है। ये सिर्फ कोई मर्डर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जो 90 के दशक से लेकर अब तक लगातार किलिंग किए जा रहा है और कातिल का एक फिक्स पैटर्न है।
पहले वो रेप करता है, फिर मर्डर करके चमेली के फूल लगाता है और वो पकड़ा ना जाए इसलिए प्रोटेक्शन भी यूज करता है। फिर संध्या कुछ दिन इसी डिस्ट्रिक्ट में रहकर बाकी उन लेडीज तक पहुंचने का ट्राई करती है जिसके साथ पिछले 20 साल में ऐसी घटनाएं हुई। और यहाँ संध्या का बॉस लोकल पुलिस की हेल्प लेकर संध्या की मदद भी करता है और उसे कुछ पुराने केसेस की फाइल दिला देता है। इसके बाद ललिता उससे मिलकर उसकी कहानी सुनने जाती है, पर ललिता बात ही नहीं करती। फिर ललिता के मामा संध्या के पास आकर उसे पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं ललिता कभी पुलिस के पास नहीं गई, क्योंकि उस समय ललिता को चुप रहना ही सही लगा, वरना ललिता भी काफी बदनामी होती। जिसके बाद संध्या अपने रूम में आकर अपने पास्ट को याद करने लगती है। और बचपन में संध्या अपने फादर के साथ पहली बार थिएटर में मूवी देखने गई थी, फर्स्ट टाइम। एकदम से वो भीड़ उमड़ पड़ती है। इतनी भीड़ देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कुछ लोग संध्या को कहीं इधर उधर छूना शुरू कर देते हैं। और वहां पे उसके फादर एकदम से पहुंच जाते हैं, जिससे वो संध्या को बचा लेते हैं और संध्या को अपने साथ घर पे लाते हैं। संध्या की माँ अपने पति को बहुत खरी खबरी सुनाती है और बोलती है वो लड़की है, तुम्हें उसे ले जाना नहीं चाहिए था टॉकीज में, और टॉकीज में फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन दिखाता है अपनी बेटी को, और उसे अकेला क्यों छोड़ा। संध्या इसके कारण ट्रॉमा में आ गई थी। संध्या अपनी माँ से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें पुलिस में जाना चाहिए, और संध्या की माँ उसे चुप करा देती है, वरना संध्या की बहुत बेइज्जती होगी समाज में। उसी दिन से संध्या के मन में उसी भीड़ का ट्रॉमा आज तक है, जिससे उसे वो सपने में देखती है। संध्या का सपना जैसे खत्म होता है, हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और संध्या भी समझ जाती है कि शायद ललिता इसी कारण से अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में किसी को नहीं बता रही थी, ताकि उसकी बदनामी ना हो, क्योंकि वो औरत है, औरत की बदनामी बहुत जल्दी होती है, इसलिए उस बेचारी ने कुछ भी किसी को नहीं बताया। इसके बाद संध्या गोदावरी सारी स्टोरी अपने पॉडकास्ट को शेयर करती है, साथ ही ललिता की स्टोरी भी बताती है। 20 साल पहले ललिता ने अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उसी दिन दिवाली थी। उस खूनी ने आकर ललिता के सामने उसके पति को मार डाला, फिर उसके गले में घंटी बांधी और ललिता को गजरा लगाकर उसके साथ रेप किया। आदि संध्या कहती है कि अब आप सब लोग चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि वही खूनी वापस आ चुका है और वो खूनी हम लोगों के आस पास ही है और उसी ने बॉबी को मारा है। जिसके बाद ये पॉडकास्ट तेजी से वायरल हो जाता है, इसी कारण पुलिस पर भी प्रेशर बनने लगता है। वही इस पॉडकास्ट के बाद वॉचमैन को छोड़ दिया जाता है। फिर आज डीआईजी मीडिया में आकर बोलते हैं कि बॉबी केस और उनके 20 साल पुराने केसेस में कोई कनेक्शन नहीं है। संध्या बस फेमस होने के लिए इस तरह की कहानी बता रही है। ये सब सुनकर तो संध्या को लगता है कि अब उसे विक्टिम को सामने लाना ही होगा, तभी पुलिस पर उसका सीरियल किलर को पकड़ने का दबाव बनेगा। इसलिए संध्या ललिता और वाणी इन महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कहती है, जिसके बाद संध्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करवाती है, पर ललिता और वाणी वहां पे नहीं आती, क्योंकि उन्हें मीडिया के सामने आने से डर लगता है और बदनामी तो होगी सही। और तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाची और रानी आ जाती है। ये वही लड़कियां हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और यहीं से हमें पता चलता है कि तब किलर को लगा था कि लाची मर गई है, पर जब रानी लाची के घर आई तो लाची को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उस समय लाची का शक पॉलिटिशियन चीना पे गया था, पर इंस्पेक्टर राज ने चीना से ज्यादा पैसे दिलाने का वादा करके लाची का मुंह बंद करवा दिया था और उसकी रिपोर्ट भी कंप्लेंट नहीं लिखी थी। जिसके बाद लाची और रानी ने अपनी जान का खतरा सोचकर उस गांव को छोड़ दिया। अब ये सारी बातें बाहर आने के बाद डीआईजी राज को सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी संध्या को वो खूनी एक लोकेशन सेंड करता है। उस लोकेशन पर खूनी ने एक और कपल को जान से मार दिया है, जहां लड़के के गले में वही घंटी और लड़की के बालों में गजरा था। वही डीआईजी के सस्पेंड होने के बाद इस केस को आनंदिता नाम के ऑफिसर को दे दिया जाता है और आनंदा क्राइम स्पॉट की जांच करती है। फिर पूरे केस की डिटेल चेक करने के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए आनंदिता संध्या से हाथ मिला लेती है और वो दोनों मिलकर पुराने रिकॉर्ड खंगालती हैं। यहाँ संध्या भी अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि प्रोटेक्शन यूज करने वाला कोई पढ़ा लिखा खूनी होगा और हो सकता है ये कोई अफसर हो जिसका अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होता रहा हो। तभी किस्मत उनके साथ देती है और हाल ही में हुई विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि मरने वाली लड़की के गले के अंदर बहुत गहराई में कातिल का एक बाल फंसा हुआ मिला है, यानी अब पुलिस के पास कातिल का डीएनए है। फिर ये इन लोगों का शक गांव के मुखिया के बेटे चिनावर पर जाता है, क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। तो पुलिस और संध्या एक प्लान बनाते हैं। ये लोग चिनावर के घर जाते हैं और बहाने से उसका टूथब्रश चुरा के ले आते हैं ताकि उसका डीएनए सैंपल ले सके। फिर लैब में टेस्ट होता है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो डीएनए मैच नहीं होता और इन्वेस्टिगेशन वहीं पे आके खड़ी हो जाती है, यानी मेहनत पूरी की पूरी धरी रह जाती है। जहाँ से शुरू हुई थी आखिर कातिल कौन है। अब ये सब होने के बाद पुलिस और संध्या हताश हो जाते हैं, लेकिन कातिल को इस खेल में मजा आ रहा था। वो पुलिस स्टेशन में एक पार्सल भेजता है। जब पार्सल खोला जाता है तो उसमें एक घुंघरू होता है और साथ में एक चिट्ठी भी। चिट्ठी में लिखा था कि तुम लोग मुझे कायर समझते हो, मैं तुम लोगों के बीच में ही हूँ, तुम्हारे साथ सांस ले रहा हूँ और मैंने कहा था ना कि एक हत्या होगी। तभी हम देखते हैं कि शहर के दूसरे कोने में एक लड़की की लाश मिलती है।
बिल्कुल उसी पैटर्न में। अब ये देखकर पुलिस के होश और भी ज्यादा उड़ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ संध्या और अमर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और संध्या अपनी शादी की तैयारी में बिजी हो गई थी। हालांकि संध्या अभी भी इस केस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर भी संध्या के घर पर आज वो किलर एक बोतल फोड़ता है, तब संध्या डरने की बजाय उसी किलर को फॉलो करने लगती है और उसको दौड़ लगा के पीछा करती है और वो जाकर उस किलर को पीटती है और उसे पकड़ भी लेती है और पुलिस स्टेशन में लाके खड़ा भी कर देती है। अब यहाँ से पता चलता है कि अटैक करने वाला कोई किलर नहीं बल्कि वाणी का लड़का है, वही वाणी जो किलर की विक्टिम थी और जिसने संध्या को गोदावरी बुलाकर सच बताया था। असल में जब से संध्या ने गोदावरी केस के बारे में बोलना शुरू किया तब से उन विक्टिम की लाइफ बुरी तरीके से लोगों ने नर्क बना दिए और उस लड़के को भी नाजायज बच्चा बुलाया जा रहा है। लड़का कहता है कि संध्या की फ्रेंड बॉबी तो लकी थी जो कि उसी दिन मर गई, पर मेरी माँ तब बच गई बेचारी और अब तक लोगों को झेल रही है, लोगों के गंदे गंदे ताने सुन रही है। ये सब सुनकर संध्या बुरी तरीके से हताश हो जाती है। संध्या बुरी तरीके से टूट चुकी थी और इस केस पे आगे काम करना बिल्कुल भी बंद कर देती है। वो बोलती है कि मैं लोगों की मदद करना चाहती थी पर मैं लोगों को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो इस केस पे काम करना बंद कर देती है। संध्या को भी लगने लगा था कि उसे चुप रहना चाहिए। उधर अनिंदिता अब संध्या की एडवाइस को फॉलो करते हुए 20 साल पुराने सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का डाटा मंगवाया ताकि ये पता चल सके कि कब किसका ट्रांसफर कहाँ हुआ था। अब ये उसने उन 1000 लोगों के डाटे में सीरियल किलर को ढूंढना शुरू कर दिया। इधर संध्या और अमर की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी और आज ये दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी अमर को पता चलता है कि उसकी माँ सीढ़ियों के गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद अमर और उसके पापा राव का रो रो के बुरा हाल था, पर संध्या को इसमें भी शक हो रहा था कहीं इसमें भी सीरियल किलर का हाथ तो नहीं। इसलिए संध्या अमर से कहती है कि माँ का पोस्टमार्टम कराने को बोलती है, पर अमर तो संध्या को डांट के वहाँ से भगा देता है, तुम पागल हो गई हो। इसके बाद ये लोग माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर इंस्पेक्टर को एक और पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो भी कुछ साल पहले सेम ऐसे ही पैटर्न से रेप करके मर्डर हो रहा था जिससे गजरा घुंघरू का यूज किया जा रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर इस केस की फाइल को भी यहाँ भेज देता है और वो संध्या उदास बैठी थी। तभी उसे अपनी सास की कही बात याद आती है